अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार के चुनाव में असल में मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए? जातिवादी राजनीति कहीं नहीं जाने वाली मेरे ख्याल से बिहार से। तो अभी भी जो भी समीकरण बनते हैं, मुसलमान और जातिवाद और हिंदू और ये सब चीजें तो आप देखेंगे कि कहीं भी नहीं जाने वाली है। बिहार फेल कहाँ हुआ? क्योंकि टैलेंट पूल रहा है। आप दुनिया के किसी शहर में चले जाओ, देश तो मैं पहले कहता था, अब कह रहा हूँ मैं, दुनिया के किसी शहर में चले जाओ, बिहार के इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, एक से एक टैलेंटेड लोग मिलेंगे। इंडिया में कहीं चले जाओ तो जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होंगी उसमें बिहार के लोग मिलेंगे आपको। कास्ट सेंटर्ड नहीं है कि केवल सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग निकाल रहे हैं, उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, ओबीसी भी है, सब हैं जो मेहनत करके बाहर निकल रहे हैं और अच्छा खासा अपना नाम कर रहे हैं। तो एज ए स्टेट बिहार फेल कहाँ? ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ बिहार में है, बाकी राज्यों में भी भ्रष्टाचार बल्कि होता कई है। जगह ज्यादा है, ये मैं जानता हूँ अपने अनुभव से। बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम वगैरह तो बम्बई में हुए हैं। लेकिन इंडस्ट्री होने से क्या होता है कि एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है, जो युवा होती है उनकी जॉब लग जाती है और वो वहां पर काम करने लगते हैं। तो बिहार के लोग, जैसा आपने कहा कि पूरी भारत में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री नहीं पनप पाई। हमने देखा है चीनी मिलों को बंद होते हुए, हमने देखा है पेपर मिलों को बंद होते हुए, जहां जहां एम्प्लॉय थे, और उस तरह का जो कृषि संसाधन थे उसमें हमने देखा कि जैसे आप पंजाब में इंडस्ट्री से ज्यादा जो है कृषि और उसका फैलाव, वो हम लोग नहीं ले जा पाए। कब खत्म होगा ये रशिया यूक्रेन वार? क्योंकि अब दुनिया भी परेशान हो गई है और यूरोप तो ज्यादा ही परेशान होगा क्योंकि सारी चीजें इन दोनों से जुड़ी हुई हैं और नाटो के आप मेंबर हैं। आप मतलब एज एन यूरोपियन कैसे इस चीज को सोचते हैं? अमेरिका चाहे तो कोई युद्ध रुकवा सकता है, रूस चाहे तो खुद ही युद्ध रोक सकता है। जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी अभी तक नाटो है, लेकिन यूरोप में ऐसा कोई एक ऐसी इतनी बड़ी शक्ति, क्योंकि वो भी अमेरिका से ही डिक्टेट हुआ है काफी कुछ। तो युद्ध रुकता है अगर ये दोनों जो एक टेबल पे आना शुरू हुए हैं, रूस और अमेरिका, वो अगर आते रहें, एक बार आए हैं, एक बार और फिर बात होगी और माइल्स आगे। मुझे लगता है कि आखिर इसमें रूस को खास करके एक कॉम्प्रोमाइज अगर करें वो, तो फिर युद्ध रुक सकता है। लंबे समय तक क्रिकेट टीम को, मतलब महिला क्रिकेट को दोयम दर्जे का समझा गया, लोग देखने नहीं आते थे। कई बार इस तरह की शिकायतें मिली कि पैसे नहीं मिलते हैं कायदे से, मैचेज नहीं होते थे। 2003 में भारत फाइनल हारी थी क्रिकेट की, सौरव गांगुली के नेतृत्व में। उसके बाद भी उस समय सहारा स्पॉन्सर हुआ करती थी। उस हार के बाद भी सबको एमबी वैली में एक बढ़िया फ्लैट दिया गया था भारतीय क्रिकेट को। 2005 में महिला क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुंचती है और रनर अप होकर हार कर आती है। सहारा ही ऑर्गेनाइजर थी, स्पॉन्सर थी, और उन लोगों को 1000 रुपए प्रति मैच, 9 मैच खेले थे तो 9000 रुपए दिए गए थे। तो आप दोनों के बीच का फर्क समझ सकती हैं। मतलब समझिए 1978 के बाद सीधे 2006 में जाके बीसीसीआई इसका कंट्रोल लेती है। उससे पहले ये लोग स्पॉन्सर के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस बीच इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचे। 2005 में ये फाइनल में पहुंचे, तो बिना स्पॉन्सर के भी ये फाइनल तक पहुंचने लग गए थे। और जब स्पॉन्सर मिल गया उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। 2017 में हम फिर से फाइनल में पहुंचे, सिर्फ 9 रन से हम लोग हार गए थे इंग्लैंड से, और उसके बाद आज वो 9 रन का फासला भी जो है मिट गया। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और इस समय मैं हूं नॉर्वे में। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण झा। कल रात को महिला क्रिकेट ने एक इतिहास रचा है और मजेदार बात यह है कि 1983 में मैं जब बिल्कुल बच्चा था तब मैंने भारत की जीत देखी थी, भारत के पुरुषों की टीम की जीत देखी थी। और संयोग देखिए कि अपने देश से इतने दूर नॉर्वे में प्रवीण भाई के घर पे बैठ के कल मैंने महिला क्रिकेट में महिलाओं की इंटरनेशनल जीत, आईसीसी वर्ल्ड कप की जीत देखी। प्रवीण भाई के बारे में देखने वाले ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके बारे में बता दूं कि पेशे से वो डॉक्टर हैं, शौकिया लेखक हैं, लेकिन पेशेवर लेखक की तरह लगातार लिखते हैं और क्रिकेट के अपने इतिहास में उनकी काफी समझ है, जानकारी है, उनकी अपनी एक किताब भी है। और साथ में देश दुनिया की राजनीति और सारी चीजों पर जबरदस्त नजर रखते हैं। जब से आए हैं हम लोगों की लगातार बातचीत हो रही है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे चैनल के लिए भी एक बातचीत हम रिकॉर्ड कर लेते। प्रवीण भाई, बहुत स्वागत। राम नमस्ते। पहले तो कल के मैच पे आपकी किताब जरा देखी जाए। वो ये क्रिकेट पर आपकी एक किताब है, स्कोर क्या हुआ। तो कल मैच पूरा होने के बाद थोड़े नॉस्टैल्जिक हुए थे प्रवीण भाई, अपनी ही किताब पलट रहे थे कि मैंने ऐसे लिखा था और आज ये हुआ। तो अब सीधे आपसे सुनते हैं। नहीं, वाकई भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत जो कल हुई है वह ऐतिहासिक है। अगर देखें तो
1975 के बाद से अब तक, यानी कि 50 वर्ष हो गए भारतीय क्रिकेट के संघर्ष के, महिला क्रिकेट के संघर्ष के, और आखिर हमें जीत हासिल हुई। हमने कई बार इससे पहले सेमीफाइनल, फाइनल पहुंचे हैं, और फाइनल की जीत आखिर वही होती है कि आप जब तक फाइनल नहीं जीतते, आपकी पहचान एक चैंपियन नहीं कहे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने 1983 के जीत की बात कही, उसका कितना महत्व रहा भारतीय क्रिकेट में। तो आज जो जीत हुई है उसके बाद आप देखेंगे कि शायद पूरा जो रोड मैप है भारतीय महिला क्रिकेट का बदल जाएगा। लंबे समय तक क्रिकेट टीम को, मतलब महिला क्रिकेट को दोयम दर्जे का समझा गया, लोग देखने नहीं आते थे। कई बार इस तरह की शिकायतें मिली कि पैसे नहीं मिलते हैं कायदे से, मैचेज नहीं होते थे। बड़े बड़े नाम जो रहे, चाहे डायना एडुलजी हों, चाहे आपका मिताली राज हों, या उनके पहले भी जो कैप्टन रहे, अंजुम चोपड़ा रही, झूलन गोस्वामी रही, उनको वो सम्मान, वो वाला स्टारडम नहीं मिला जो पुरुष क्रिकेट में 2-4 मैच खेल के ही कई बार मिल जाता है। तो ये सारा आपको कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, पूरा परिदृश्य कुछ बदलता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब 2003 में भारत फाइनल हारी थी क्रिकेट की, सौरभ गांगुली के नेतृत्व में, उसके बाद भी उस समय सहारा स्पॉन्सर हुआ करती थी। उस हार के बाद भी सबको एम्बी वैली में एक बढ़िया फ्लैट दिया गया था भारतीय क्रिकेटरों को। 2005 में महिला क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुंचती है और रनर अप होकर हार कर आती है। सहारा ही ऑर्गेनाइजर थी, स्पॉन्सर थी, और उन लोगों को 1000 रुपए प्रति मैच, 9 मैच खेले थे तो 9000 रुपए दिए गए थे। तो आप दोनों के बीच का फर्क समझ सकती हैं। उसके बाद 2009 में भारतीय टीम और महिला टीम दोनों जाती है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एक धोनी के नेतृत्व में और इधर मिताली, और उसमें भी इन लोगों को बिजनेस क्लास में बिठाया जाता है, इन लोगों को इकोनॉमी, एक ही फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में बिठाया जाता है। 2006 में एन श्रीनिवासन हुआ करते थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। उन्होंने कहा था कि महिला, मतलब उससे पहले तो बीसीसीआई देखती भी नहीं थी महिला क्रिकेट टीम को, इनको प्राइवेट स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते थे, रेलवे होती थी या सहारा, इस तरह का जो बाद में आई। तो उस समय उन्होंने कहा था कि महिला क्रिकेट को स्पॉन्सर करने के लिए तो बीसीसीआई है भी नहीं, वो तो मजबूरी की वजह से आईसीसी कह रही है तो हमें करना पड़ रहा है। तो उनका ये नजरिया था। ये सब सारा बदल जाता है जब हम देखते हैं कि अब जब जीत रही है तो कितने स्पॉन्सर और कितने, कल ही हमने देखा मैच में किस तरह के स्पॉन्सर्स वहां पे आए हुए थे, तो पूरा माहौल ही बदल चुका है। वो तो होता ही है। कल पेवेलियन हम लोग देख रहे थे, वहां से सचिन तेंदुलकर ने मैच देखा, रोहित शर्मा तो अंत तक मैच देखते रहे। और एक मोटी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक क्रिकेट व्यूअर के तौर पे, मैं तो क्रिकेट बहुत देखता नहीं हूँ, संयोग से कभी कभार, एक समय तक देखता रहा हूँ, अब तो संयोग से कभी कभार देखता हूँ। कल मैं मैच देख रहा था और कोई बहुत क्वालिटेटिव फर्क कर पाना मुश्किल काम था महिला और पुरुष क्रिकेट टीम में। क्वालिटेटिव फर्क तो है, मतलब ऐसा सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, जैसे आप फुटबॉल देखेंगे या बास्केट, तो एक तो क्वालिटेटिव फर्क, जैसे सबसे जो लंबा छक्का कल मारा गया वो 84 मीटर का मारा गया, और वही कल ही एक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा था, टिम डेविड ने 129 मीटर का छक्का मारा, तो वो फर्क रहेगा। लेकिन उस फर्क को ना देखें तो टेक्निकल लेवल पे जो, बेसिकली टेक्निकल की हाँ, टेक्निकल लेवल पे वाकई बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है, और काफी अच्छी शॉट्स आप देखेंगे तो रिवर्स स्कूप कर रही हैं, अच्छे कवर ड्राइव लगाए जा रहे हैं, अच्छे स्ट्रेट ड्राइव लगाए जा रहे हैं। तो वो आज से नहीं, पहले से ही ये लोग टेक्निकली, मैं कहूंगा महिला क्रिकेट काफी साउंड रहा है। मिताली राज ने डबल सेंचुरी जब मारती, इस तरह के माहौल में, इस तरह के बहुत ही संभली हुई होती है महिला क्रिकेट की टीम, और वो वाकई दिखता है। आप नॉर्वे में रहते हैं और यहाँ भी क्रिकेट की टीम है, और बताया जा रहा था कि ज्यादातर जो भारतीय प्रवासी हैं वही क्रिकेट टीम में यहाँ पर रहते हैं। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि महिला क्रिकेट का जो इतिहास है किस तरह से बनी, हम लोगों ने डायना एडुलजी का नाम सुना था, उसके बाद वो किस तरह से बनी धीरे धीरे, तो थोड़ा सा संक्षेप में या विस्तार में, जैसे भी आप चाहें। हाँ बिल्कुल, जैसे पुरुष क्रिकेट की बात करें तो वो तो आजादी के पहले ही शुरू हो गई थी, ब्रिटिश टीम में ही शुरू हो गई थी। महिला क्रिकेट भी 1913 ईस्वी में मिशनरी स्कूल्स जो होते थे, तो उसमें केरला में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थी, उन्होंने सिखाना शुरू किया था वहां की लड़कियों को। लेकिन फॉर्मल रूप से तो जब वेस्ट इंडीज जाते हैं सुनील गावस्कर, और उसके बाद 1971 में, तो उसके बाद वहां पर उनकी बहन नूतन गावस्कर जो है वो कहती है कि बॉम्बे में एक क्लब बनाते हैं। डायना एडल्जी उस समय
लड़कों के साथ खेलती थी, वो अपने कॉलोनी के लड़कों के साथ खेलती, तो उसमें उनकी दांत टूट गई थी और उसके बदले में उन्होंने नकली दांत लगाई, अभी तक आप देखेंगे उस तरह का। और ऐसे लड़कियां कहीं पूना में जो शादीशुदा लड़कियां थी, वो पूना क्लब में ऐसे ही क्रिकेट अपना खेलती थी। तो इन लोगों ने बोला कि हम लोग अब मिलके एक क्लब बनाते हैं, और उन्होंने आमंत्रित कर दिया, क्योंकि ये लोग अच्छे संभ्रांत परिवारों से थे और अच्छे इनके पास थोड़े स्पॉन्सरशिप थी, तो इन्होंने आमंत्रित कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत। अच्छा। और 1974 में जो है वहां से टीम आ जाती है, 1973-74 में, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने एक अपना क्लब बनाया था और उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम भी उस समय बनी रही होगी, उनकी भी बनी रही थी, तो वो लोग आकर खेले और उसमें कोई खास अच्छा प्रदर्शन भारत का भी नहीं रहा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई, उनके साथ भी खेला गया। फिर एक बेंगलोर में होती थी शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी मतलब उस समय टूटे हुए बैट से खेला करती थी। अच्छा। और उसमें भी छक्के मारती थी। तो उन्होंने फिर 1978 में भारत में विश्व कप ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा। मतलब समझिए 1900 हमारे यहाँ 1987 में होता है पुरुष क्रिकेट का, महिला विश्व कप जो है 1978 में भारत में ऑर्गेनाइज हो जाता है। और उस विश्व कप में या उससे थोड़ा पहले ही पटना में एक मैच हुआ था, मोइनुल हक स्टेडियम में। उसमें शांता रंगास्वामी ने भारत को पहली जीत दिलाई थी। किसके खिलाफ? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब सोचिए पटना में भारत और वेस्ट इंडीज की महिला टीम आई हुई है, और शायद 25 रुपए की टिकट उस समय हुआ करती थी, और उसमें भी कई सारे दर्शक आ गए थे, क्योंकि महिला क्रिकेट महिलाएं खेलेंगी। हाँ, कि उस समय महिलाओं का अगर आप देखें 75-76 में ऐसे खेलने नहीं आते, तो कई सारे लड़के आ जाते थे कि देखने ऐसी लड़कियों को खेलने देखेंगे। तो उस तरह से उन्होंने आना शुरू किया। लेकिन उसके बाद वही स्पॉन्सरशिप की बहुत दिक्कत हो गई थी। उस समय एक महेंद्र शर्मा थे लखनऊ के, जिन्होंने पूरे महिला क्रिकेट को एक तरह से समझ सकते हैं उन्होंने संगठित किया था। उनको फिर किसी भ्रष्टाचार या कुछ गलत आरोप लगाकर उनको हटा दिया गया। उसके बाद महिला क्रिकेट का कोई स्पॉन्सर या कोई ऑर्गेनाइजर नहीं रहा। फिर कुछ दिन रेलवे ने किया, फिर डायना एडल्जी भी काफी संघर्ष करती रही कि कहीं से कोई स्पॉन्सर मिल जाए। अंदर काफी पॉलिटिक्स चलती रही। मतलब समझिए 1978 के बाद सीधे 2006 में जाके बीसीसीआई इसका कंट्रोल लेती है। उससे पहले ये लोग स्पॉन्सर के लिए तरस रहे थे। लेकिन इस बीच इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचे, 2005 में ये फाइनल में पहुंचे। तो बिना स्पॉन्सर के भी ये फाइनल तक पहुंचने लग गए थे। और जब स्पॉन्सर मिल गया, उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। 2017 में हम फिर से फाइनल पहुंचे, सिर्फ 9 रन से हम लोग हार गए थे इंग्लैंड से। और उसके बाद आज वो 9 रन का फासला भी जो है मिट गया। 54 रन से, 52-54 रन से हम जीते। थोड़ा अमोल मजूमदार के बारे में भी, क्योंकि वो उनकी भी जो कहानी है जीवन की, क्रिकेटिंग जीवन की कहानी है, वो बेहद इंटरेस्टिंग कहानी है। जी जी जी। अमोल मजूमदार जो हैं वो महिला क्रिकेट के कोच हैं हमारे। हाँ, अमोल मजूमदार महिला क्रिकेट के कोच हैं, और उनकी याद आती है। ऐसे और भी खिलाड़ी रहे, वसीम जाफर रहे, या फिर रणजी में जाफर ने तो फिर भी नेशनल खेला क्रिकेट, मेरे ख्याल से 15-20 टेस्ट तो कम से कम खेला ही उन्होंने। बिल्कुल। अमोल मजूमदार आ भी नहीं सके, और इसकी वजह थी कि बॉम्बे का जो टैलेंट पूल था वो इतना ज्यादा था। मतलब अमोल मजूमदार की कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक बार जो उनका प्राथमिक श्रेणी का मैच था, उसमें गांगुली ये सचिन और कांबली इतनी देर बल्लेबाजी करते रह गए, इनको बैटिंग ही नहीं मिली। और इसके बाद भी इनको, चूंकि अच्छा खासा उस समय हमारी सौरव गांगुली थे, सचिन थे, द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, तो ऐसा पूल था कि अमोल मजूमदार को नहीं मिली। लेकिन प्रथम श्रेणी में 10,000 रन बनाने वाले जैसे लोग जो हैं वो लिमिटेड लोग हैं, और उसमें से उनका बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन रहा। लेकिन प्रथम श्रेणी के खिलाड़ियों में मेरे ख्याल से जो टैलेंट पूल है और जो रणजी खेलने का तरीका होता है, वो एक अच्छे कोच में भी तब्दील करता है। तो ये हमने देखा है कि अमोल मजूमदार एक बहुत बेहतरीन कोच और ये रमाकांत अचरेकर के ही शिष्य थे, जिनके सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। जी। तो इनके अब हो सकता है कि चकदे जैसे बनी थी एक हमारे कोच पे, तो वैसी ही एक इन पे भी फिल्म बन जाए कि इन्होंने महिला क्रिकेट को एक नई जान दी है।
कल जिस तरह का उनका उत्साह था कि फाइनली ब्लू पहनने को मिला और ब्लू पहनने के साथ-साथ जो है वो विजेता टीम के हिस्सा बने वो। जी। थोड़ा-सा चूँकि आप मूलतः बिहार के हैं और बिहार हो चाहे मेरा यूपी हो, वो कभी अंदर से निकलता नहीं है, आप कहीं भी दुनिया में रह लें, बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बात की जाती हैं, जंगल राज की बात की जाती है और भी बात की जाती है। आप भी बिहार से रहे हैं, पढ़ाई की, लिखाई की, दुनिया भर में गए और तमाम सारे अभी भी आप संपर्क में हैं लगातार वहाँ की कला से, संस्कृत से, बाकी सारी चीज़ों से। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार के चुनाव में असल में मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए, नहीं, क्योंकि बिहार। ये पूछना तो बेकार है कौन जीत रहा है कौन हारा है, यहाँ बैठ के आप गेस ही कर सकते हैं जैसे मैं गेस कर सकता हूँ, तो बेहतर है मुद्दों पे बात की जाए। जी, मुद्दा तो हमेशा से जो कहा जाता है कि विकास मुद्दा है, हम्म, खास करके नीतीश कुमार जब से आए हैं, हम्म, तो उससे पहले समाजवाद या हम्म, उस तरह की चीजें होती थी, लेकिन नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से उन्होंने कहा है कि विकास की हम्म, का रथ हम चला रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो मुद्दा तो अभी भी रहेगा, हम्म, लेकिन विकास के डेफिनेशन में जो है कि क्या है विकास, क्योंकि नीतीश कुमार तो बहुत सालों से अब हैं, 20 साल हो गया। तो अब ये नहीं कह सकते कि हम अब भी विकास करेंगे, क्योंकि हम्म, विकास तो आप ही की सरकार को कर देना चाहिए था तब। और चीजें जो बिहार का रूटेड चीजें हैं हम्म, वो उभर कर तो आती हैं। जातिवादी राजनीति कहीं नहीं जाने वाली मेरे ख्याल से बिहार से। तो अभी भी जो भी समीकरण बनते हैं दोनों तो तरफ। उसमें मुसलमान और जातिवाद और हिंदू और ये सब चीजें तो आप देखेंगे कि कहीं भी नहीं जाने वाली है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो क्राइम का सिचुएशन, जंगल राज की जो बात हो रही है, अभी भी हाल में अभी एक हत्या हुई है चुनाव के बीच में, बिल्कुल। तो उसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार की शुरुआत में जो उन्होंने कहा था कि हमने काफ़ी कड़ाई कर दी है, लेकिन वापस एक अपराध राजनीति का जो गठजोड़ है, वो कहीं भी उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। कई सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग दोनों ही दोनों ही तरफ जी, तरफ बिल्कुल। से जो हैं वो राजनीति में खड़े हैं। तो उसको नहीं ये कुछ कर पाए हैं, उसके लिए तभी एक तीसरी पार्टी जनसुराज पार्टी बीच में से उभर कर आती है। तो मेरे ख्याल से जनता इन सब चीज़ों को देख रही है, लेकिन विकल्पहीनता की वजह से। थोड़ा-सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी बात करूँगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत सीधा सवाल, वेयर डिड बिहार फेल? बिहार फेल कहाँ हुआ? क्योंकि टैलेंट पूल रहा है। आप दुनिया के किसी शहर में चले जाओ, देश तो मैं पहले कहता था, अब कह रहा हूँ मैं, दुनिया के किसी शहर में चले जाओ, बिहार के इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, एक से एक टैलेंटेड लोग मिलेंगे। इंडिया में कहीं चले जाओ तो जो टॉप मोस्ट पोज़ीशंस होंगी उसमें बिहार के लोग मिलेंगे आपको। यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओ तो प्रोफ़ेसर्स मिलेंगे, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो टैलेंट, अच्छा ये कोई कास्ट सेंटर्ड नहीं है कि केवल सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग निकाल रहे हैं, उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, ओबीसी भी हैं, सब हैं जो मेहनत करके बाहर निकल रहे हैं और अच्छा खासा अपना नाम कर रहे हैं। तो एज ए स्टेट बिहार फेल कहाँ हुआ? जी, एक पहली चीज़ मैं कहूँगा कि किसी भी स्टेट को सक्सेसफुल होने के लिए चाहे आप महाराष्ट्र को लें या गुजरात को लें या तमिलनाडु को लें, इंडस्ट्री जो है हुँ, जॉब क्रिएट होना चाहिए और इंडस्ट्री आने चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके आने से क्या होता है कि अ, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ़ बिहार में है, हुँ, बाकी हुँ, बाकी राज्यों में भी बिल्कुल, भ्रष्टाचार बल्कि होता कई है। जगह ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ अपने अनुभव से। हाँ, अपराध की प्रवृत्ति भी जो है, अपराध मतलब बड़े-बड़े दाऊद इब्राहिम वगैरह तो बॉम्बे में हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्री होने से क्या होता है कि एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है, जो युवा होती है उनकी जॉब लग जाती है हुँ, हुँ, और वो वहाँ पर काम करने लगते हैं। तो बिहार के लोग, जैसा आपने कहा कि पूरी भारत में इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं पनप पाई। हमने देखा है चीनी मिलों को बंद होते हुए, हुँ, हुँ, हमने देखा है पेपर मिलों को बंद होते हुए, जहाँ-जहाँ एम्प्लॉयी थे, और हुँ, उस तरह का जो कृषि संसाधन थे, उसमें हमने देखा कि जैसे आप पंजाब में इंडस्ट्री से हुँ। ज़्यादा जो है कृषि और उसका फैलाव है एग्रीकल्चर को ही एक इंडस्ट्री के लेवल पे ले गए इंडस्ट्री के वो। लेवल पे पंजाब, हरियाणा में। जी। वो हम लोग नहीं ले जा पाए। और इसमें राजनीति तो कह सकते हैं, राजनीति तो है ही, राजनीति का एक महत्व तो है ही। लेकिन एक दूसरा है कि इंडस्ट्री पनपने के लिए जो जो एक माहौल देना पड़ता है, या मैं वहाँ के लोगों को भी कहूँगा कि जो बाहर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सके। बाद में ऑफ कोर्स क्रिमिनल, और लेकिन क्रिमिनल मैं कहता हूँ कि अपराध की जो चीज़ें हैं वो अन्य जगहों पे भी हर होती है। जगह है। मुझे नहीं लगता हाँ। कि इंडिया में, कम से कम नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया के बारे में हम लोग को बहुत पता नहीं चलता है।
लेकिन नॉर्थ इंडिया का कोई भी स्टेट जो है वो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी हो, वो क्रिमिनल से फ्री है, ये तो नहीं कहा जा नहीं सकता। कहा जा सकता। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग ही बाहर आए, जो हुँ, अपने समय में बाहर आए, उसका एक कारण था। बाकी लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण जो वहाँ की जनता का है, इस वजह से भी उद्योग नहीं हो पाए, क्योंकि या तो लोग किसी न किसी, वहाँ के लोग काफ़ी राजनीतिक हैं, समाजवाद जब आया तो उस समय भी काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। लेकिन वो भी मैं कहूँगा वो पूरे भारत के कई जगहों पर ऐसा है कि बंगाल जैसा राजनीतिकरण बहुत कम जगह पे है, वहाँ भी लेकिन कुछ न कुछ तो गतिविधियाँ बिहार से ज़्यादा होती हुँ। रहती हैं। और गुजरात को भी आप कम राजनीतिक नहीं कहेंगे। तमिलनाडु भी बहुत राजनीतिक है। तमिलनाडु बहुत तमिलनाडु ज़्यादा बेहद राजनीतिक। राजनीतिक है। अभी आपने द्रविड़ राजनीति पे किताब लिखी है, आप जी, समझ सकते हैं जी, कितना जी, जी। भयानक राजनीति, मतलब हाँ, भयानक मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ एक नेता की मृत्यु होती है और लोग विलाप करते हुए जान दे देते जी हैं। ऐसा तो बिल्कुल। कौन-सा राज्य होगा? जब आप चेन्नई में उतरते हैं तो आपको बिल्कुल किंग साइज़ हाँ, पोस्टर जो बिल्कुल। कहते हैं पूरे, जिसकी भी रही, जयललिता की हाँ, सरकार है तो जिसकी भी सिर्फ सरकार जयललिता और बिल्कुल। करुणानिधि तो करुणानिधि। तो बिल्कुल वहाँ इतनी राजनीति है, फिर भी वहाँ का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। तो सिर्फ उसी को ब्लेम करना सही नहीं होगा। अगर इंडस्ट्री को पन और सबने कहा है कि हम इंडस्ट्री लाएँगे, लाएँगे, लेकिन आ ही नहीं रही। तो वो समस्या अभी तक बनी हुई है। इंटरनेशनली थोड़ा बात करते हैं। आप नॉर्थ यूरोप में हैं और यूक्रेन पास में ही है, रशिया पास में ही है, नॉर्थ पोल पास में ही है। कब खत्म होगा ये रशिया यूक्रेन वार? क्योंकि अब दुनिया भी परेशान हो गई है और यूरोप तो ज़्यादा ही परेशान होगा क्योंकि सारी चीज़ें इन दोनों से जुड़ी हुई हैं और नाटो के आप मेंबर हैं। क्या लगता है? आप मतलब एज़ एन यूरोपियन कैसे इस चीज़ को सोचते हैं? नहीं, युद्ध तो हम लोगों ने जो देखा अभी तक के युद्ध रुकवाने की जो क्षमता है, वो 2 ही 3 देशों के बीच में होती है। अमेरिका चाहे तो कोई युद्ध रुकवा सकता है, रूस चाहे तो खुद ही रुद्ध युद्ध रोक सकता है। जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी अभी तक नाटो है, लेकिन यूरोप में ऐसा कोई एक ऐसी इतनी बड़ी शक्ति, क्योंकि वो भी अमेरिका से ही डिक्टेट हो रहे हैं हुँ, काफ़ी हुँ, कुछ। तो हुँ। युद्ध रुकता है अगर ये दोनों जो एक टेबल पे आना शुरू हुए हैं, रूस और अमेरिका, वो अगर आते रहें, एक एक बार आए हैं, एक बार और फिर हुँ, बात होगी। हुँ, हुँ। और कुछ माइल्स आगे मुझे लगता है कि आखिर इसमें रूस को खास करके एक कॉम्प्रोमाइज़ अगर करें वो, तो फिर युद्ध रुक सकता है। अब देखिए यूक्रेन पर कब्ज़ा, या यूक्रेन उनका अधिक, उसका युद्ध इतने साल चल चुका है कि मेंटल लेवल पे जो है वो लोग कभी भी रूस को अब शायद स्वीकार नहीं हुँ, करें कि हुँ, उसका एक हिस्सा हुँ, बन जाएँ। जो हुँ, पहले कुछ हुआ हुँ, करता था, उनको फिर से वो बाद की बात है हुँ, कि वो अपने प्रोपेगेंडा से या अपने लोगों को वो बाद में करें, वो किया जा सकता है। लेकिन जैसे हो जाता है कि भारत-पाकिस्तान भी कभी एक हुआ करते थे, हुँ, लेकिन एक बार मनमुटाव हो गया तो अब उनके हुँ। वापस जुड़ने की संभावना असंभव है। असंभव है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो उस केस में, लेकिन रूस ने जो यूक्रेन का जो ओब्लास्ट वाला जो ईस्टर्न यूक्रेन वाला हिस्सा है, जो, कब्ज़ा किया जो। हाँ, जो वो कह रहे हैं कि वो हमें दे दिया जाए, और जहाँ पर बात अटकी हुई है हुँ, वहाँ पर मैं जितने यूक्रेन में रह रहे लोगों से भी, यहाँ शरणार्थी हैं कई सारे, उनसे भी बात करता हूँ, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि उनको हम मान चुके हैं ये कि उनका है। वो उनका है। हुँ, वो हम, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है वो उनका अखंड हिस्सा है, जैसे कहते हुँ, हैं कि, हुँ, हुँ, तो वो उसको वहाँ पे थोड़ी संवैधानिक पेंच आ रही है, और अगर कोई भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की या कोई भी होते, अगर वो उसको ऐसे ही दे देते हैं, हुँ, तो उन पे भी सवाल उठेगा और बिल्कुल, संविधान का भी बिल्कुल। जैसे क्रीमिया था तो उसको हुँ, संविधान से अलग कर दिया गया था पहले ही, हुँ, क्योंकि क्रीमिया पहले ही आ चुका था। हुँ, भले ही उसको भी चाहते हैं कि वो भी हमें वापस मिल जाए, लेकिन ये वाला जो है वो जब उसको स्वायत्तता दी गई थी तो इसको संविधान में इस तरह डाला गया था कि जैसे हम कहते हैं हुँ, ना, हुँ, कश्मीर हुँ, हमारा हुँ, अखंड हुँ, हिस्सा हुँ, है, हुँ, हुँ, स्वायत्त होने के बाद भी, या 370 के बाद पहले भी था। वैसे ही उनका भी था। तो उसको वहाँ पे थोड़ी-सी संवैधानिक पेंच अगर सुलझ जाए, एक तरह से कह सकते हैं कि जनमत हो जाए हुँ, और हुँ। जनता स्वीकार ले कि वो दूसरा हिस्सा है, वो तब तब ये युद्ध रुक सकता है। और रूस भी फिर कहे कि हाँ, अब हो गया, अब यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है। और आपकी अगली किताब की बात छड़ी गई है, तो थोड़ा-सा अगली किताब के बारे में बता दूँ कि हम लोग आए तो प्रवीण भाई से बात हुई, पता चला कि उनकी अगली किताब आ रही है द्रविड़ राजनीति पर। और द्रविड़ राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसके बारे में जो लोग तमिलनाडु नहीं गए हैं लेकिन भारत में रहते हैं, वो जानते हैं। जो नाम है, चाहे वो के करुणानिधि का नाम हो, चाहे एमजीआर का नाम हो, चाहे जयललिता का नाम हो, इन सारे, चाहे पेरियार का नाम हो, इन सब नामों से लोग परिचित होते हैं। जयललिता पर तो एक मेरे ख्याल से फ़िल्म भी आई थी बीच में, उसके पहले किताब आई थी।
तो वो एक इंटरेस्टिंग अध्याय प्रवीण भाई ने उठाया, तो मैं चाहूंगा उस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए और कब तक उसकी उम्मीद की जाए। जी, ये खास करके हिंदी पट्टी के लोगों के लिए, जिनके और तमिल या समुदाय के बीच में आज से नहीं, बहुत पहले से हिंदी विरोधी राजनीति और ये होती रही है वहाँ पर, और हम लोग भी इस चीज़ को एक मुद्दा बनाते रहे हैं कि तमिल लोग जो हैं वो हिंदी नहीं पसंद करते हैं या उनको जैसे कि हम तमिल को बड़ा पसंद करते हैं, हमें कौन सी तमिल आती है। हाँ, तो ये अब दिख रहा है कि वो ना सिर्फ तमिल, कन्नड़, मराठी, हर जगह बंगाल, हर जगह वो भाषाई आंदोलन, मतलब पूरा यूरोप ही भाषा के आधार पर विभाजित हुआ है। तो भाषा कोई साधारण चीज नहीं है। पाकिस्तान का विभाजन भी भाषा के आधार पर हुआ है। भारत के साथ ऐसी स्थिति ना हो कि हम भाषाई आधार पर विभाजित देश हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के पुल बनाए जाएं और समझा जाए कि उनकी तमिलनाडु में जो चल रहा है या तमिलनाडु में जो भी, तो वो किस तरह से वो जो चीजें आई हैं वो किस तरह से आई हैं। कई चीजें हो सकता है आपको लगे कि अच्छा हाँ, फिर वो जो थी स्वाभाविक थी। तो तमिलनाडु की राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और द्रविड़ राजनीति जो है मेरी किताब में पेरियार से या उससे थोड़ा पहले से शुरू होकर और अब तक की राजनीति देती है। कांग्रेस और भाजपा दो बड़ी पार्टियां आज तक तमिलनाडु में बड़ी सफलता नहीं पा पाई, बहुत सालों से बड़ी सफलता नहीं पा पाई और पाने की संभावना भी नहीं दिख रही है। और वहां के जो दो पार्टियां रही हैं, वो पार्टियां भी एक ही राजनीति से उभरी हुई है, द्रविड़ राजनीति से ही। मतलब पेरियार, उसके बाद फादर है एक तरह से, हाँ अन्नादुराई, उसके बाद करुणानिधि, एमजीआर, और ये जो चीजें, तो ये जैसे बिहार का आपने उदाहरण लिया, तो वहां भी जो जद यूनाइटेड है और राजद है, वो एक ही के दो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो कभी दोस्त हुआ करते थे, उनका ही विभाजन। तो ये एक बड़ी चीज वहां की राजनीति में दिखती है। और उस राजनीति से मैंने ये भी देखा कि इन सब के बावजूद, जो हम थोड़ी देर पहले बात करें, तमिलनाडु विकास की तरफ, विकास का रथ जो है उसका रुका नहीं है इन सब चीजों के बावजूद। और वहां पर डबिंग इंडस्ट्री जो है वो पूरे भारत की नहीं, शायद विश्व की सबसे बड़ी डबिंग इंडस्ट्री है। वहां हर एक हम सारे तमिल फिल्मों का बाहुबली हो गए या उसको हम लोग हिंदी में देख पाते हैं। तो डबिंग इंडस्ट्री पनप नहीं सकती है अगर तमिलनाडु वाले हिंदी नहीं बोले, क्योंकि वो यहां से लेके नहीं जाते हैं, वहीं के लोग जो है उसकी डबिंग करते हैं। और वहां पर हिंदी प्रचारणी सभा, इनफैक्ट मेरी एक पुस्तक पर वहां पर जो हिंदी प्रचारणी सभा है, वहां पर एक शोध एक तमिल महिला ने किया, क्योंकि उनको लगा कि मैं बहुत आसान हिंदी लिखता हूं, तो उनकी भी हिंदी वैसी थी तो उन्होंने चुना था। और तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हिंदी का पूरा ही विरोध है, जो है वो राजनीतिक विरोध है। और अगर थोड़ा सा ब्रिज बन जाए, महात्मा गांधी के जमाने में तो वहां स्थापित की गई थी हिंदी प्रचारणी सभा और इस तरह कुछ। बिल्कुल, देवदास गांधी, बापू ने खुद भी तमिल सीखी थी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जी। और बापू ने ना सिर्फ तमिल सीखी थी, उनके पास एक जो उन्होंने वो धोती पूरी जिंदगी बांधते रहे, वो उन्होंने पहली बार बांधी थी तमिलनाडु में ही। और उनका एक कहानी है कि कहीं ट्रेन से जा रहे थे और खादी पहनने की बात कह रहे थे, तो उन्होंने कहा था खादी बहुत, वहां पर किसी ने कहा खादी बहुत महंगा होता है, तो कोई साधारण वस्त्र अगर होता तो फिर वो पहले खादी का कुर्ता और खादी टोपी इनका पालता। उन्होंने कहा कि नहीं, खादी की अगर आप धोती भी बांध लेंगे, ऊपर आप कुछ ना भी पहने तो भी आप जो स्वदेशी में आ गए। और उन्होंने खुद ये परिधान शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कई पुल बनाए, उन्होंने हिंदी, देवदास गांधी को वहां बिठा ही दिया, अपने बेटे को पूरी तरह से हिंदी के प्रचार के लिए। सी राजगोपालाचारी जो थे वो हिंदी को स्कूलों में रख रहे, तो धीरे धीरे करके एक पुल बनना शुरू हुआ था। भाषा हमेशा जो होगी वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि आप तो हमारी पढ़ी है, हम आपकी नहीं पढ़ेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, दोनों पढ़ेंगे, तभी सम्मान भी होगा और तभी बचेंगी भी भाषा। जी बिल्कुल। मैं जैसे नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ जी जी, जैसे मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, जो कि राजीव गांधी के समय का एक प्रोजेक्ट था। वहाँ उसमें त्रिभाषा पद्धति थी और हम लोग तेलुगु सीखे, बिहार के लोग तेलुगु सीखे, और तेलुगु वाले लोगों को हिंदी, जो त्रिभाषा पद्धति की आज भी बात होती रहती है। तो कहीं के लोग कन्नड़ा सीखे, कहीं के लोग, तो मुझे तेलुगु लिखना पढ़ना आ गया। तो मैं कहता हूँ कि, और उसके कई फायदे हुए बाद में, जब मैं बेंगलोर में काम किया तो मैं कन्नड़ा आसानी से पढ़ लेता था। और तो त्रिभाषा पद्धति असंभव है ऐसा नहीं है, बेकार की बात है ये, और वो संभव है। और बहुत ही आप कहेंगे कि यूरोप में भी ये पद्धति, यहाँ के लोग जर्मन सीखते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। उसका क्या मतलब है, यहाँ पर
चाहे तो एक विकसित देश है, कोई तीसरी ना, इनको जर्मनी इनका राज्य भी नहीं है जैसे हमारे यहाँ, तो हमारे भारत क्या ही है तमिलनाडु। तो फिर भी इन लोगों को तीसरी भाषा सिखाने का जो तरीका है वो बहुत आसानी से बिना किसी रेजिस्टेंस के भारत में होना चाहिए कि आप एक चुन लें। और तमिल शिक्षक भी बिहार के अगर स्कूलों में पढ़ाने, हमारे यहाँ तेलुगु शिक्षक आए थे, तो वो जब आते हैं तो एक वो पुल बन जाता है कि एक राज्य से शिक्षक दूसरे राज्य जा रहे हैं और वो अपनी भाषा संस्कृति का एक पुल बन जाता है पूरा। बिल्कुल जी जी। कुछ और जो हमारे दर्शकों से, टीसीएस के बारे में तो आप जानते ही हैं, और 2 दिन से हम लोग बहुत सारी गप्पे कर रहे हैं। टीसीएस के दर्शकों से कुछ भी जो आप कहना चाहें अलग से। नहीं, आपका अशोक कुमार पांडे जो हैं उनकी किताबों का और मेरे बारे में नहीं, चैनल के बारे में। टीसीएस चैनल आपका ही है। मैं कहता हूं कि कई सारे यूट्यूब पे चैनल है और कई सारी बातें होती रहती हैं, कई सारे मुद्दे आते रहते हैं और कई सारे तरह के दृष्टिकोण दिखते रहते हैं। उसमें द क्रेडिबल हिस्ट्री जो नाम ही है, तो एक उस नाम को रखने के लिए जरूरी है कि तथ्यपूर्ण आप जो भी कहें उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं हो, रिसर्च जो हो वो काफी तथ्यपूर्ण हो, तभी वो देखेंगे। और वो टीसीएच में खास करके ऐसी बातें कही जा रही है जो कि कहीं ना कहीं किताब में वर्णित है, कहीं ना कहीं उसका प्राथमिक या द्वितीयक स्रोत है। और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ये नहीं कि हम किसी भी बात पर कोई भी व्यू लेकर आ गए। ये जरूरी है कि हम जो भी कहें वो, कहते हैं ना, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी। तो यूरोप में हूँ, इसलिए आप लोग जानते हैं लगातार वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेहद काम के वीडियो आएंगे, जिनमें से एक वीडियो प्रवीण भाई का था। हम लोग कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि बात किया जाए, और कल जब महिला क्रिकेट टीम जीती तो प्रवीण भाई का खास ये आदेश था कि इस पर जरूर बात की जाए, क्योंकि क्रिकेट को जिन्होंने फॉलो किया है वो जानते हैं कि ये कितनी बड़ी जीत है। और ये एक और बात बताती है, जो कि हमारे ग्रंथों में, क्या दुनिया भर के सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, कि सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। इस्लाम में तो सब्र का पूरा अपना एक अलग मकाम है। हमारे यहाँ भी धैर्य के लिए कहा जाता है कि धैर्य और सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। और सफलता कोई रातों रात मिल जाए जरूरी नहीं है, कई बार उसके लिए लंबा संघर्ष होता है, लेकिन कई बार जितना लंबा संघर्ष होता है उतना मजा होता है। शायद बिहार की किस्मत में भी अभी लंबा संघर्ष लिखा है, यूक्रेन और रशिया की किस्मत में भी लंबा संघर्ष लिखा है, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि जैसे कल की शाम सबके लिए खुशी की शाम थी, एक ऐसा वक्त आए जब बिहार में कोई भी पार्टी जीते, बिहार की जनता जीते। ऐसा ऐसा समय आए, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बिहार में विकास हो। और इतनी अपील तो अपने दर्शकों से हम कर ही सकते हैं कि जब वोट देने जाएं तो इन मुद्दों को ध्यान में रखें। जाति, धर्म और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा काम नहीं आती हैं, तुरंत सुंदर लगती हैं, लेकिन कम से कम 30-40 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम नहीं आती हैं जनता के। शुक्रिया प्रवीण भाई, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जी, सुना धन्यवाद। के लिए आप लोगों का भी शुक्रिया।